हेलो। हेलो स्पिरिट्स, वेलकम टू यूपीएससी क्रॉनिकल्स। पिछले वीडियो में हमने हिस्ट्री के क्लासिफिकेशंस को देखा था और उन क्लासिफिकेशंस के जितने भी आधार थे उन सबको एनालाइज किया था। साथ ही प्रोटो हिस्ट्री के साथ जो अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, अलग अलग मीनिंग है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, जैसे यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में प्रोटो हिस्ट्री की क्या मीनिंग है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या मीनिंग है, लिटरेचर के बेसिस पे प्रोटो हिस्ट्री को डिफाइन की गई है और आर्कियोलॉजी भी प्रोटो हिस्ट्री को अपने तरीके से डिफाइन करती है। तो प्रोटो हिस्ट्री के अलग अलग मीनिंग और इंटरप्रिटेशन को भी हमने जाना था। आज की वीडियो में हम हिस्ट्री की पहली फेज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां हम पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्री हिस्टोरिक पीरियड हमारी हिस्ट्री की वो फेज है जिसको जानने के लिए हमारे पास किसी भी तरह की रिटन सोर्स अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब है कि इस फेज को या इस पीरियड को हम सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजी के ही बेसिस पर समझ सकते हैं। पर जैसा कि हमने पीछे जाना था कि आर्कियोलॉजी की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं और सिर्फ आर्कियोलॉजी के बेसिस पर किसी एविडेंस को इंटरप्रेट करना कितना मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या इस बात में आती है कि कोई भी मटेरियल रिमेन्स अपने आप से कुछ नहीं कहती। कहने का मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सकेवेशन के दौरान पाई जाती है तो उसकी सिग्निफिकेंस को समझ पाना बहुत ही चैलेंजिंग होती है। सिग्निफिकेंस मतलब इस ऑब्जेक्ट की क्या मतलब है, यहाँ पे क्यों है, क्या पर्पस क्या है। तो इन सारी सिग्निफिकेंस को समझ पाना बहुत ही चैलेंजिंग हो जाती है और ज़रूरी हो जाती है इस बात को पता करना कि ये मटेरियल रिमेन्स हमें किस कॉन्टेक्स्ट में मिले हैं। ऐसे में जब हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज नहीं है इस पीरियड के लिए, तो हमें दूसरे सोर्सेज को एक्सप्लोर करना होता है टू corroborate और टू मेक सेंस ऑफ द आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। Fortunately, in the 19th century, the breakthroughs in the natural sciences have given us that context. The developments in the field of physical science, genetic science, and DNA analysis provided us the theoretical perspective within which the stone tools were found. फिजिकल साइंस से हमारी अर्थ की हिस्ट्री की समझ काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो सकी। वहीं जेनेटिक साइंस और डीएनए एनालिसिस से ये जो लिविंग वर्ल्ड है इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, तो उनमें होने वाले इवोल्यूशनरी प्रोसेस को भी हम समझ सके। हमने अलग अलग जगहों की साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन भी की और अलग अलग टाइम पीरियड्स में उन जगहों की क्लाइमेट और इन्वायरमेंट को भी अनविल कर सके। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो रहे डेवलपमेंट की वजह से आज हमारे पास प्री हिस्ट्री की ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग हो गई है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे डायमेंशंस हैं, बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कह सकते हैं। नए एविडेंसेस के लाइट में और पुराने एविडेंसेस के नए तरह से इंटरप्रेट करने से ये जो पिक्चर है प्री हिस्ट्री की हमारी और भी ज़्यादा क्लियर होगी और हमारी समझ और भी ज़्यादा डेवलप होगी। पर आज तक जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है प्री हिस्ट्री को लेकर के, हम आज की वीडियो में बस उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी पीरियड को जानने के लिए हमारे पास उस पीरियड से जुड़ी हुई सोर्सेज होने ज़रूरी हैं। तो प्री हिस्ट्री के सोर्सेज के रूप में हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि हम स्ट्रक्चरल रिमेन्स को सोर्स ऑफ हिस्ट्री यूज कर सकते हैं, बरियल्स को भी यूज कर सकते हैं, प्लांट रिमेन्स है हमारे पास, बोन्स या फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, रॉक आर्ट, रॉक पेंटिंग्स है, और सबसे इम्पोर्टेंट हैं टूल्स। इन टूल्स के बेसिस पे हम अर्ली ह्यूमंस के कल्चर के बारे में बहुत कुछ हमने पता की हुई है और ख़ास करके
जब हमारे पास दूसरे सोर्सेज अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो भी ये प्लांट रिमेन्स वगैरह या पेंटिंग्स वगैरह को हमने बाद में चल करके एक्सप्लोर किया था और उनको इंटरप्रेट किया ये सोर्स ऑफ हिस्ट्री। बट मोस्ट प्रोलिफिक हमारे पास जो सोर्स ऑफ हिस्ट्री है इस प्री हिस्टोरिक को जानने के लिए, वो हमारे पास टूल्स ही थे। ये टूल्स ज़्यादातर स्टोन्स के ही हैं, लेकिन कुछ केसेस में खास करके लेटर पीरियड्स में बोन टूल्स भी पाए गए हैं। हालांकि रिसेंट रिसर्चेज में ये भी बताया जा रहा है कि जो हमारे प्री हिस्टोरिक लोग थे वे वुडन टूल्स यानी लकड़ियों के औजार की भी यूज करते थे, क्योंकि वुडन टूल्स पेरिशेबल होते हैं। स्पेशली जो जिस तरह की हमारी क्लाइमेट है सब कॉन्टिनेंट के, वहाँ पे तो लकड़ियों के टूल्स, ये तो दिक्कत है ना हमारे हिस्ट्री को लेकर के, कि जो भी एविडेंसेस हैं वो कई सारे एविडेंसेस नष्ट हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस, जो हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। तो इसलिए वुडन टूल्स भी शायद पेरिशेबल होते हैं, इसलिए उनके एविडेंसेस हमें नहीं मिल सके हैं। लेकिन एक राइटर हैं, आपने इनका नाम सुना होगा, युval नोआ हरारी। ये इजराइल के एक हिस्टोरियन है और इन्होंने बहुत ही बेस्ट सेलिंग बुक लिखी थी, सेपियंस। तो उसमें उन्होंने कहा था कि उसमें उन्होंने कहा था कि अगर हम किसी यूथ के लाइफ इवेंट्स के या लाइफ स्टोरी के बारे में जानना चाहते हैं, तो सिर्फ हम उनके फेसबुक प्रोफाइल को देख करके हम सब कुछ नहीं बता सकते हैं, या सोशल मीडिया प्रोफाइल को देख करके हम कुछ नहीं बता सकते। हमें अदर अकाउंट्स भी देखने पड़ेंगे, जैसे व्हाट्सएप, उनके ईमेल्स, उनके टेक्स्ट मैसेजेस। तो जा करके हमें एक कंप्लीट पिक्चर मिल सकती है। और उन्होंने कहा था कि ऐसे पीरियड में जहाँ पे एबंडेंस है फ्लोरा एंड फौना की, और ख़ास करके पेड़-पौधों की, तो लकड़ियों के औज़ार एक सुगम चीज़ रही होगी प्रीहिस्टोरिक लोगों के लिए। तो उसी बेसिस पे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वुडन टूल्स भी यूज़ किए जाते रहे होंगे, पर चूँकि वुड पेरिशेबल होती है और ख़ास करके ऐसे क्लाइमेट में, तो उनके एविडेंसेस हमें नहीं मिल सके हैं। तो इन सोर्सेज के बेसिस पे हम प्री हिस्ट्री को एनालाइज करते हैं। प्री हिस्ट्री की एक पिक्चर हमने तैयार की हुई है, और धीरे धीरे उस पिक्चर में और भी ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है जब नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, नई रिसर्चेज हो रहे हैं, नए एविडेंसेज सामने आ रहे हैं, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी एडवांसमेंट हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। तो और भी क्लियर पिक्चर और भी सटीक जानकारी हमें मिल रही है। लेकिन जितने भी एविडेंसेज हैं और जिस तरह की भी इंटरप्रिटेशन है, उसके बेसिस पे हम अपने प्री हिस्ट्री के बारे में क्या जानते हैं। तो सबसे पहले तो प्री हिस्ट्री का मतलब लिटरेरी सोर्सेज के बेसिस पे वो पार्ट्स हैं हिस्ट्री की, वो फेज है जहाँ पे हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज अवेलेबल नहीं है। तो लिटरेरी सोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में हम हम प्री हिस्ट्री के अंडर स्टोन एज को तो पढ़ते हैं, साथ ही साथ चालकोलिथिक एज को भी पढ़ते हैं। किसी किसी जगहों के लिए आयरन एज भी प्री हिस्ट्री की ही पार्ट आ जाती है। बट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आयरन एज को हम बाद के पीरियड्स में पढ़ते हैं, जो हमारी वैदिक लेटर वैदिक पीरियड्स हैं, वहाँ हम आयरन एज को ज़्यादा डील करते हैं। इसलिए हमारे इस वीडियो में, हमारे इस लेक्चर में प्री हिस्टोरिक पीरियड में हम स्टोन एज और चालकोलिथिक एज को ही पढ़ेंगे। और इस लेक्चर में ये जो पार्टिकुलरली ये वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें हम स्टोन एज को ही डिस्कस करेंगे। चालकोलिथिक एज को लेटर ऑन डिस्कस करेंगे आगे चल करके नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले कुछ एक चीज़ों को आप लोग भी जान लेना चाहिए, आप लोगों को भी जान लेना चाहिए। जैसे एक है अर्थ के इवोल्यूशन में जितने भी तरह के इवेंट्स हुए, तो पूरी लाइफ साइकिल में पूरी अर्थ की जो इवोल्यूशनरी स्टेज है, उन सबको हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल में बांट के रखा हुआ है। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जैसे हमारी क्लॉक होती है, घड़ी होती है, तो डे टू डे टाइम टेबल को देखने के लिए हम घड़ी घड़ी की यूज करते हैं। तो सबसे बड़ी जो इकाई यूनिट होती है वो आवर होती है,
उसके अंडर मिनट होती है और मिनट्स को सेकेंड्स में बांटा गया है। उसी तरह जब हमारे पास टाइम पीरियड बहुत बड़ी होती है, जैसे बिलियंस ऑफ ईयर्स की टाइम पीरियड हो जाती है, तो इतने बड़े टाइम पीरियड्स को हमने ईओन में बांटा हुआ है। फिर इयोन को फर्दर हमने एरा में डिस्ट्रीब्यूट किया है, एरा को पीरियड्स में, पीरियड्स को इपॉक्स में, इपॉक्स को एजेज में, एजेस को फिर आप ईयर्स में कर सकते हैं, बांट के देख सकते हैं, ईयर्स को आप फिर मंथ्स में, मंथ्स को वीक्स में, वीक्स को फिर आप डेज में, और डेज को फिर आवर्स में, एंड इस तरह से आपकी एक पिक्चर यहाँ पे एक सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। तो बड़े टाइम पीरियड के लिए इयोन होती है। तो इयोन जो है अर्थ की जो टाइम पीरियड है, तो अर्थ के टाइम पीरियड में देखा गया है कि टोटल ऑफ 4 इयोन्स देखा गया है। अब सबको इसको आपको डिटेल में नहीं समझना, डिटेल में जानना नहीं है। अगर आपको नहीं याद हो रही है ये सारी चीज़ें, तो आप इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ये आपके किसी काम की नहीं है। तो किसी भी एग्जाम में आपके ये किसी काम की नहीं है, बट फिर भी एक कंटिन्यूटी के लिए आपको ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो 4 इयोन्स है। सबसे पहले हैडियन है। तो हैडियन में हमारे अ, अर्थ की ओरिजिन हुई थी, और फर्स्ट जो लिविंग फॉर्म थी वो एग्जिस्टेंस में आई थी, ब्लू ब्लू ग्रीन अलगी, और जिसने फोटोसिंथेसिस शुरू किया था। उसके बाद जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हुई थी, जिसमें हम लोग कहते हैं आर्कियन। थर्ड इज प्रोटोजेरोइक, प्रोटोजेरोइक। एंड फोर्थ, द current one is Phanerozoic. So we are currently in the Phanerozoic eon. Phanerozoic eon has been divided into several eras, possibly 3 or 4 eras. The current one is we are living in Cenozoic era. Cenozoic से पहले जो era थी वो थी Mesozoic era. ये वही Mesozoic era है जिसमें एक पीरियड है जुरासिक पीरियड। जुरासिक पीरियड इसी सेनोजोइक मेसोजोइक एरा की पार्ट है। जुरासिक पीरियड में जहाँ पे हमारे डायनासोर्स अर्थ को डोमिनेट करते थे, डायनासोर्स अर्थ को डोमिनेट करते, डायनासोर से डायनासोरस जो भी आप कहना चाहो। तो जुरासिक पीरियड में वो डोमिनेट करते थे। जुरासिक पीरियड के बाद एक मास एक्सटिंक्शन हुई थी। कई आप लोगों को पता होगा कि मेट्योराइट के टकराने से एक मेट्योराइट के टकराने से यहाँ पे मास एक्सटिंक्शन हुई थी। तो मास एक्सटिंक्शन के बाद डायनासोर्स की एग्जिस्टेंस चली गई, और इसके बाद नई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ते हैं यहाँ पे इन्वायरमेंट में, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन के बाद यहाँ पे आपको फ्लावरिंग प्लांट्स वगैरह देखने को मिलने लगते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। और फ्लावरिंग प्लांट्स के बाद कई तरह के आप फिर इंसेक्ट्स भी यहाँ पे आ जाते हैं। और इंसेक्ट्स में जैसे मोस्ट प्रोमिनेंट आर बीज एंड बटरफ्लाइज, बीज एंड बटरफ्लाइज। तो ये जो मास एक्सटेंशन के बाद वाली पीरियड है, इसको कहते हैं क्रिटेशियस पीरियड, क्रिटेशियस पीरियड, ठीक है। तो ये मेसोजोइक एरा हो गई। मेसोजोइक एरा के बाद हमारी आ गई सेनोजोइक एरा। सो वी आर करेंटली इन द सेनोजोइक एरा। Cenozoic era has been divided into two periods. So one is quaternary period, another one was another one is tertiary period. टर्सरी पीरियड को 2004 में चल करके टर्सरी पीरियड टर्म को हमने यूज करना छोड़ दिया, और इसके बदले में नियोसिन और मैं अभी नाम उसकी भूल रहा हूँ। तो टर्सरी पीरियड को हमने दो पीरियड्स में, फर्दर दो पीरियड्स में टर्सरी नाम हमने यूज करना छोड़ दिया, बल्कि उसके बदले में दो पीरियड्स यूज करते हैं। सो बट वो हमारे काम की नहीं है, उसमें ज़्यादा अगर याद नहीं है, जैसे मुझे भी याद नहीं है उसके बारे में, तो फिर आपको भी टेंशन लेने की उसमें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो किसी काम की भी नहीं है। सो क्वार्टरनरी पीरियड में करेंटली वी आर इन द क्वार्टरनरी पीरियड। टर्सरी पीरियड के बाद क्वार्टरनरी पीरियड आई, और क्वार्टरनरी पीरियड, टर्सरी और क्वार्टरनरी को टोटल 7 इपॉक्स में बांटा गया, 7 इपॉक्स में बांटा गया। सो 7 इपॉक्स में से जो लास्ट के 2 इपॉक्स हैं, जो प्लायोसीन और होलोसीन, ये क्वार्टरनरी पीरियड के इपॉक्स माने जाते हैं, क्वार्टरनरी पीरियड्स के इपॉक्स हैं। सो ये जो प्लाइस्टोसीन इपॉक एंड होलोसीन इपॉक है, सो दीज टू इपॉक्स
are important. These two epochs are important for hominid evolution. होमिनिड इवोल्यूशन। सो होमिनिड इवोल्यूशन के लिए हमें ये दो पीरियड्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्लाइस्टोसिन इपॉक में ही हमारी आती है, जो आगे चलकर हम पढ़ेंगे, पैलियोलिथिक एज आती है। तो वहाँ पे अर्ली मेंस की इवोल्यूशन हमें प्लाइस्टोसिन इपॉक में देखने को मिलती है। तो ये एक चीज़ आपको समझ में आनी थी, ये चीज़ आपको बतानी थी, जाननी ज़रूरी थी। दूसरी बात है कि प्लाइस्टोस ये जो क्लासिफिकेशन है इयोन में, एरा में, पीरियड्स में, इपॉक्स में, एजेस में, तो ये क्लासिफिकेशन की बेसिस क्या है? तो बेसिस है चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस की क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हो रही है, एंड लाइफ फॉर्म्स आर इवॉल्विंग। तो मेजरली ये दो बेसिस हैं इन एराज में या इन पीरियड्स में ऐसे क्लासिफिकेशन करने के जियोलॉजिकल टाइम स्केल को। यानी कि अर्थ की जो हिस्ट्री, अर्थ की फ्रॉम द ओरिजिन टू करेंट डेज, तो किस तरह की चेंजेज हो रही हैं, किस तरह की क्लाइमेट चेंज हो रही है, किस तरह की लाइफ फॉर्म इवॉल्व हो रही है। तो ऐसे इवेंट्स को हमने एक माइलस्टोन मान करके कई सारे एराज में, कई सारे इपॉक्स में, कई सारे इयोन्स में, कई सारे पीरियड्स में हमने इन सबको बांटा हुआ है। तो ये तो हो गई आपकी जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अब एक चीज जो और आपको समझनी है कि लास्ट में हमने देखा था कि क्वाटरनरी पीरियड को दो इपॉक्स में बांटी गई है, प्लाइस्टोसिन और होलोसिन। तो क्या है वो, मतलब कारण क्या है कि होलोसिन इपॉक को अलग मानना पड़ रहा है, क्या चेंजेस हमें देखने को मिल रही है? और इन चेंजेस को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो अर्ली मैन थे वो क्लाइमेट में हो रहे बदलाव को, इन्वायरमेंट में हो रहे बदलाव के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट कर रहे थे। तो अगर उनके बिहेवियर को समझना है, उनके इवोल्यूशन को समझना है, उनके कल्चर को समझना है, तो हमें उस टाइम समय की इन्वायरमेंट को भी समझना पड़ेगा, और इन्वायरमेंट में किस तरह से चेंज हो रही है, और अकॉर्डिंगली जो हमें एविडेंसेस मिल रही है, इनके बीच जो कोरिलेशन हमें इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, ताकि सो दैट हम एक पिक्चर तैयार कर सकें अर्ली मेंस के लाइफ वेज की, अर्ली मेंस की क्या सोच रहे थे, क्या कर रहे थे, और कैसे वो सबसिस्टेंस थी, क्या उनकी आइडियोलॉजिकल बेंट थी, या कैसी उनकी टेक्नोलॉजिकल, या आप उसको कह सकते हैं कि कॉग्निटिव स्किल्स थी, सोचने समझने की ताकत थी। ये सारी चीज़ों के बारे में हम पता कर सकते हैं, क्योंकि अगर रिटेन सोर्सेज होती तो इन सारी बातों पे हम नहीं आते, क्योंकि आगे की हिस्ट्री में आप देखेंगे तो हम इन सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर को कंसिडर कहाँ करते हैं। आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी ना, आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो इन सारे फैक्टर्स को, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को हम आगे चल करके तो कंसीडर करते ही नहीं है। जैसे मौर्य पीरियड से ऑनवर्ड्स, या मौर्य पीरियड ऑनवर्ड, या इवन वैदिक पीरियड से ही, तो हम कहाँ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं, क्योंकि वहाँ से हमारे पास रिटेन सोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं। तो हमने आर्कियोलॉजिकल को बस उतने ही यूज किया है जहाँ से हम आर्कियो लिटरेरी सोर्सेज को कोरोबोरेट कर सकें। लेकिन जहाँ पे रिटेन सोर्सेज अवेलेबल नहीं है, अब रिटेन सोर्सेज हमें एक कॉन्टेक्स्ट देती है, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव देती है, जिसके बेसिस पे हमें अगर कोई एविडेंस मिलती है तो हम उस एविडेंस के कि से एक इंटरप्रेट कर सकते हैं, एक मीनिंग एस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन जहाँ लिटरेरी सोर्सेज नहीं है तो वहाँ पे हमें अदर सोर्सेज को एक्सप्लोर करना पड़ता है। तो ऐसे में हमने इन्वायरमेंटल सोर्स को भी एक्सप्लोर किया, और ये देखा कि जो प्लाइस्टोसिन से होलोसिन में चेंज हो रही है, वो किस तरह की चेंज हो रही है। तो प्लाइस्टोसिन जो क्लाइमेट थी, तो प्लाइस्टोसिन पीरियड में, प्लाइस्टोसिन इपोक पे जो क्लाइमेट्स में कहीं एक्सट्रीम फ्लक्चुएशंस हो रही थी,
एक्सट्रीम फ्लक्चुएशंस किसके बीच हो रही थी? ग्लेशियल और इंटर ग्लेशियल पीरियड्स की। यानी कि जो आइस एज कहते हैं आप जिसको, वो थी प्लाइस्टोसिन पीरियड। तो कई तो आइस एज यानी कि जो ग्लेशियल पीरियड है उसी को हम लोग आइस एज कहते हैं। तो होती क्या थी कि जब डोमिनेट तो ग्लेशियल पीरियड ही करती थी, यानी कि आइस एज की डोमिनेंस रही, लेकिन बीच बीच में कम टाइम पीरियड के लिए इंटर ग्लेशियल पीरियड भी होती थी जहाँ पे आइस मेल्ट होती थी। और आइस मेल्ट होती थी तो सी लेवल राइज करती थी। सी लेवल यहाँ पे राइज होती थी। और जब फिर इसके बाद फिर से आइस एज या ग्लेशियल पीरियड है, तो यहाँ पे आइस एज में या ग्लेशियल पीरियड में सी लेवल ड्रॉप हो जाती थी। तो ये पीरियड चलती रही और एक्सट्रीम फ्लक्चुएशंस होती रही ग्लेशियल और इंटर ग्लेशियल पीरियड्स में। पहले मानी जाती थी कि पूरे प्लाइस्टोसिन एपोक में 4 ही ग्लेशियल और इंटर ग्लेशियल पीरियड्स हैं, लेकिन अब ये स्टेब्लिश हो चुकी है कि 4 नहीं, 4 से भी कहीं ज़्यादा ही ये ग्लेशियल और इंटर ग्लेशियल पीरियड्स हैं। तो इट वाज ए पीरियड ऑफ एक्सट्रीम फ्लक्चुएशंस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस। और जब it was dominated by ice age or glacial period, so the temperature was very cool and it was dry also. So cool and dry is because glacial phase dominated, and because it was cool and dry, so there was no chance of forest, because forest needs rainfall and temperature. So there was the dominance of grasslands there. But that changed in Holocene period. Holocene period started from 10,000 years ago or 10,000 BCE. सो ये होलोसिन पीरियड की मानी जाती है। 10,000 या 12,000 के बीच में आप ये कहीं देखते होंगे, कहीं 10,000 है, कहीं 12,000 है। तो ये मैटर नहीं करती है ना, जब इतनी बड़ी टाइम पीरियड की बात हो रही होती है तो। सो बट व्हाट मैटर्स इज हाउ environment change, how climate changed in Holocene. So from extreme fluctuations, climate became stable in Holocene, and it became warm and wet, means its temperature increased, and wet because rainfall also increased. So temperature and rainfall are ideal conditions for evolution of origin of species, origin of living things. So forests expanded at the cost of grasslands. Grasslands shrank and forest expanded in Holocene. And if forest expanded, that led to the emergence of, or the diversification of flora and fauna. फ्लोरा एंड फौना की भी डाइवर्सिफिकेशन हमें देखने को मिलती है होलोसिन में। तो अर्ली मैन की जो ह्यूमंस की जो सबसिस्टेंस बेस है, वो काफ़ी ज़्यादा अब वाइड हो जाएगी होलोसिन पीरियड में। एक चीज़ जो आपको यहाँ पे और समझनी है कि होमोसेपियंस अपीयर्ड इन लेट प्लाइस्टोसिन। ये चीज़ हम आगे भी इसको बताएंगे आपको, ये आगे भी मैं आपको बताऊंगा इस बारे में कि लेट प्लाइस्टोसिन में होलो होमोसेपियंस आते हैं, अपीयर होते हैं। और ये जो होलोसीन में जो स्टेबल क्लाइमेट है, सो इट अलाउड फॉर एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स एंड सिविलाइजेशन। सो होलोसीन में ये जो अभी जो करंट हमारी पीरियड है, जो इपॉक है, वो होलोसीन इपॉक ही है। तो होलोसीन इपॉक में जो स्टेबल क्लाइमेट की वजह से ही जो इतनी डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिल पा रही हैं, वो पॉसिबल हो सकी क्योंकि क्लाइमेट स्टेबल हुई और कंड्यूसिव क्लाइमेट हुई। और प्लाइस्टोसिन में ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी क्योंकि क्लाइमेट उतनी कंड्यूसिव नहीं थी, आइस एज की डोमिनेशन ज़्यादा थी। होमिनिड इवोल्यूशन में आपको एक चीज़ यहाँ मैं बता दूँ यहाँ। तो होमिनिड इवोल्यूशन में, एक मिनट, होमिनिड इवोल्यूशन, तो देखो, ऑस्ट्रेलोपिथेकस
जो जितने भी हमारे हमारे जैसे जो लिविंग हमारे जैसे जो एनिमल्स हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इट वाज द लास्ट एंसेस्टर ऑफ ऑल द प्राइमेट्स। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, यहीं से अलग अलग प्राइमेट्स यहाँ से अलग हुए। जो भी हमारे जैसे जैसे आप इसमें एप्स ले सकते हो, या मंकीज ले सकते हो, या आप इसमें चिंपांजीज ले सकते हो। So Australopithecus was the last common ancestor of human beings and other primates. इसके बाद जो ह्यूमन बींग्स में जो हमारी लाइन आ गई, तो उसमें जो सबसे पहले इवोल्यूशन हुई वो थी होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस was named because it was the hand using animal। पहली बार हाथ यूज किया इन्होंने, यानी कि हाथ यूज किया यानी कि हाथ से औजार उठाई, पत्थर उठाई इन्होंने। होमो हैबिलिस के बाद होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस वाज द फर्स्ट स्ट्रेट होमिनिड। होमिनिड मीन्स ह्यूमन लाइक। होमो इरेक्टस के बाद आप देखेंगे इसमें होमोसेपियंस। वैसे तो होमो कई सारे हैं ना, जहाँ जहाँ अलग अलग जगहों पे गए तो वहाँ पे उस टाइप की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस एनवायरनमेंट में अडेप्ट करके एक नई इवोल्यूशन होती चली गई। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है होमोसेपियंस, तो होमोसेपियंस में नियंडरथल्स भी थे। नियंडरथल्स, और लेटर ऑन होमोसेपियंस में जो नई दूसरी सब स्पीसीज थी, होमोसेपियंस सेपियंस। तो होमोसेपियंस वर कॉल्ड द वाइज होमिनिड और वाइज मैन। और वाइज मैन में भी होमोसेपियंस सेपियंस एक्सट्रीमली वाइज मैन। So it was the evolution of this hominid evolution. So it all happened in Pleistocene. All the evolution happened in Pleistocene. तो, तो इस चीज को उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी, और ये जरूरी है प्लाइस्टोसीन से होलोसीन में किस तरह से चेंज आ रही है। जैसे एक्सट्रीम फ्लक्चुएशन ऑफ क्लाइमेट थी प्लाइस्टोसीन में, जो कि अब स्टेबल हो गई। टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा लो थी, आइस एज डोमिनेट कर रही थी, cool and dry conditions prevailed in Pleistocene, but warm and wet conditions prevailed in Holocene. टेम्परेचर बढ़ गई होलोसीन में, रेनफॉल बढ़ गई, तो आइडियल कंडीशन फॉर वेजिटेशंस टू ग्रो। तो यहाँ पे आप फॉरेस्ट की डोमिनेशन देखने को आपको मिलती है, और फॉरेस्ट की डोमिनेशन होगी तो यहाँ पे डेफिनेटली डाइवर्सिफिकेशन ऑफ अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स भी आपको यहाँ पे होलोसीन में देखने को मिलती है। क्लाइमेटिक कंडीशंस स्टेबल होने की वजह से अ, अ, यहाँ पे फिर सेटलमेंट्स पॉसिबल हो सकी, सिविलाइजेशन एग्रीकल्चर पॉसिबल हो सकी, और अल्टीमेटली सिविलाइजेशन भी पॉसिबल हो सकी। तो ये डिस्टिंक्शन आपको समझ में, अगर इस ये बैकग्राउंड आपकी क्लियर है, बैक ऑफ द माइंड ये पिक्चर अगर क्लियर है आपकी, तो आगे बढ़ते हैं और हम शुरू करते हैं हमारी स्टोन एज को। चूँकि प्री हिस्टोरिक पीरियड को हम स्टोन एज और चैल्कोलिथिक एज में ही बांट करके पढ़ते हैं। सो स्टोन एज हमारी पहली पार्ट है प्री हिस्टोरिक की। सो प्री हिस्टोरिक टाइम्स एक बुक लिखी थी जॉन लेबॉक ने। तो जॉन लेबॉक ने अपनी बुक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में स्टोन एज को दो डिस्टिंक्ट फेजेज में बांट करके देखा था। एक थी पैलियोलिथिक एज और दूसरी नियोलिथिक एज। Paleolithic age is also known as Old Stone Age. Paleo means old, and lithic stands for lithos. Lithos means stone.
So Paleolithic is old Stone Age, and Neolithic is new Stone Age. Neo means new. So Neolithic is new Stone Age. So जॉन लुबक ने प्री हिस्टोरिक पीरियड को या स्टोन एज को पैलियोलिथिक एज और नियोलिथिक एज में ही बांटा था। लेकिन बाद में देखा गया था कि कुछ पीरियड ऐसे भी हैं, एक शॉर्ट पीरियड रही पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच, एक छोटी पीरियड ऐसी भी रही जहाँ पे पैलियोलिथिक के भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि हंटिंग गैदरिंग है, मोड ऑफ सर्वाइवल है, या नोमैडिक लाइफ स्टाइल है। नोमैडिक मतलब कि घुमंतू गोटियाँ, जैसे एक जगह पे कोई ज़्यादा देर टिक नहीं सकते थे, तो घूम घूम करके ही वो रह सकते थे। और केव साइट हैबिटेशन, हंटिंग गैदरिंग, स्टोन टूल्स, जो कोर स्टोन टूल्स हैं, बड़े बड़े पत्थरों का यूज करते थे, ये मेसोलिथिक पीरियड में कंटिन्यू रही। लेकिन साथ ही साथ कुछ नए ट्रेंड्स भी हमें साथ ही साथ देखने को भी मिले, जैसे कि कुछ अर्ली साइंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, या अर्ली साइन ऑफ फूड प्रोडक्शन, या अर्ली साइन ऑफ सेटल्ड लाइफ, एंड अर्ली फेज ऑफ पॉटरी, यूज ऑफ पॉटरीज, एंड मोर रिफाइंड टूल्स इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स वो छोटे पत्थर होते हैं, टिपिकली लेस देन 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो ये सारे नए नए रिफाइंड टूल्स देखने को मिले, अर्ली फेज ऑफ सेटलमेंट्स भी देखने को मिले, या अर्ली फेज ऑफ डोमेस्टिकेशन एंड फूड प्रोडक्शन देखने को मिली। तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये नियोलिथिक पीरियड की कैरेक्टरिस्टिक हैं, फूड प्रोडक्शन, डोमेस्टिकेशन, सेटलमेंट। तो ये सारे रिफाइंड टूल्स, ये सारे नियोलिथिक के कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो ऐसी फेज में जहाँ पे हमें पैलियोलिथिक के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिले और नियोलिथिक के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिले, तो ऐसे पीरियड को कहा जाता है फेज ऑफ ट्रांजिशन, या मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज और अदरवाइज ऑल्सो नोन एज मिडिल स्टोन एज। So currently we have three phase classification of Stone Age: Paleolithic or Old Stone Age, Mesolithic or Middle Stone Age, and Neolithic, New Stone Age. So let's take on first the Paleolithic Age or Old Stone Age. So the term Paleolithic is made up of two words, Paleo and Lithic. Paleo means old and Lithic means stone. So therefore it is all, this period is also known as Old Stone Age. It comes under Pleistocene epoch completely. It comes completely under Pleistocene epoch. पैलियोलिथिक के खत्म होने से प्लाइस्टोसिन खत्म होगी, या प्लाइस्टोसिन के खत्म होने से पैलियोलिथिक खत्म होगी। एंड मेजर पार्ट ऑफ आइस एज कम्स अंडर पैलियोलिथिक ओनली। सो प्लाइस्टोसिन एपॉक के अंडर आती है। और प्लाइस्टोसिन एपॉक में आपको पता है, पिछली स्लाइड में आपने देखा था कि it was marked by climate fluctuations. एक्सट्रीम क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशंस आपको प्लाइस्टोसिन में देखने को मिली है। तो तो यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हो कि सेटलमेंट तो पॉसिबल नहीं है। फ्लोरा एंड फौना भी आपको होलोसिन में ही ज़्यादा डाइवर्स देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे और लाइफ यहाँ पे सीडेंट्री हो नहीं सकती। सीडेंट्री मतलब होता है कि एक जगह स्थायी लाइफ, एक जगह पे टिकना, तो वो सब यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो पैलियोलिथिक के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, वो आप यहाँ से इन्फर कर सकते हैं। In this period, people were reacting to the environment and changing ecosystem. Ecosystem बदल रही है ना, environment climate की वजह से ecosystem बदल रही है। तो ecosystem क्या है कि interaction, ये जो हम अपने बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट से इंटरेक्ट करते हैं, तो वो इकोसिस्टम है। जब बायोटिक कंपोनेंट चेंज हो रही है, लिविंग थिंग्स चेंज हो रही है, फ्लोरा एंड फौना डाइवर्स हो रही है, चेंज हो रही है, बदल रही है, उनकी सीजनल मूवमेंट हो रही है, तो वहाँ से फिर अकॉर्डिंगली ह्यूमंस को भी मूव करनी पड़ती थी। लेकिन क्लाइमेट जो है ना, धीरे धीरे गर्म हो रही थी, was getting warmer as it progressed. Climate was getting warmer as it progressed, and new varieties of flora and fauna appeared, which drove the technological development in the tool types. तो क्लाइमेट देख आप धीरे धीरे देखेंगे कि क्लाइमेट भी धीरे धीरे गर्म हो रही है, और बट ज़्यादा चेंज नहीं आ रही, ज़्यादा फ्लक्चुएशंस यहाँ पे देखने को मिलेगी, आपको फ्लक्चुएशन ही मिलेगी। बट जो ओवरऑल एक एवरेज टेम्परेचर देखेंगे, तो एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम द लोअर पैलियोलिथिक टू अप टू अपर पैलियोलिथिक, टेम्परेचर धीरे धीरे राइज हो रही है। तो धीरे, और जब यहाँ पे नई वेराइटीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना भी अपीयर हो रहे हैं।
तो नई वेराइटीज ऑफ फ्लोरा फौना अपीयर हो रही है, क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हो रही है, सॉइल टाइप चेंज हो रही है। तो ऐसे में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट उन सब में अडेप्ट करने के लिए, अकॉर्डिंगली अडेप्ट करने के लिए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी, टेक्नोलॉजिकल चेंज भी होने लगे। जो हम देखते हैं कि टूल टाइप्स में चेंजिंग, टूल टाइप्स में जो बदलाव हो रही है, रिफाइनमेंट हो रही है धीरे धीरे, साइज छोटी हो रही है टूल टाइप्स की, वो सभी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। द ओल्डेस्ट ओल्ड वन देखो, पैलियो लोअर पैलियोलिथिक को हम तीन पार्ट्स में बांटते हैं, आगे हम पढ़ेंगे इस चीज़ को। पैलियोलिथिक को तीन पार्ट्स में बांटते हैं, लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक। लोअर पैलियोलिथिक या अर्ली पैलियोलिथिक में दो तरह के टूल्स मिलते हैं। अर्ली लोअर पैलियोलिथिक में ओल्डोवन टूल्स मिलते हैं, और लेटर लोअर पैलियोलिथिक में हमें एक्विलियन टूल्स मिलते हैं। ओल्डोवन टूल्स मेनली हमारे चॉपर्स होते थे। चॉपर्स, ये क्रूड स्टोन होते थे, क्रूड स्टोन या रॉ स्टोन होते थे। तो रॉ स्टोन को तोड़ दिया, या एक हैमर स्टोन से पटक के एक पत्थर को तोड़ा, तो बस वही टूटे हुए पत्थर को हमने यूज किया, वही थे हमारे चॉपर्स। वहीं एक्विलियन टूल्स जो हैं वो बाईफेशियल टूल्स थे, जैसे कि यहाँ पे आ गए हमारे हैंड एक्स आ गए, फिर हमारे क्लीवर्स आ गए। तो हैंड एक्स और क्लीवर्स यहाँ पे हमें देखने को मिलने लगते हैं, लेकिन दोनों को एग्जिस्टेंस कर रहे हैं, चॉपर्स भी साथ ही साथ, हैंड एक्स और क्लीवर्स भी साथ ही साथ यूज हो रहे हैं पूरी पैलियोलिथिक में, बैरिंग सम अर्ली फेज ऑफ लोअर पैलियोलिथिक। इवन लोअर पैलियोलिथिक में आगे चल करके ओल्ड वन टूल्स यानी कि चॉपर्स एज वेल एज हैंड एक्स एंड क्लीवर्स वर ऑल वर बीइंग यूज्ड थ्रू आउट द पैलियोलिथिक। सो सब्सिक्वेंटली क्या हो रही थी कि टूल्स की जो साइज है वो धीरे धीरे फिर छोटी भी हो रही थी, और रिफाइनमेंट भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। जैसे कि ओल्ड वन टूल्स में जो चॉपर्स होते थे वो एक ही तरफ से उसमें वर्क किए हुए होते थे, लेकिन हैंड एक्स में या क्लीवर्स में दो दो साइड से यूज, दोनों साइड में यूज होते थे। जैसे हैंड एक्स हमारी कैसे दिखेगी, एक हैंड एक्स ये रही, पत्थर के हैंड एक्स, तो उसके दोनों साइड में इधर भी वर्क की रहेगी, इधर भी वर्क की रहेगी। या क्लीवर्स में ये भी साइड वर्क की हुई है और इधर भी साइड वर्क की हुई थी, यानी कि बाईफेशियल, इसको कहते हैं बाईफेशियल टूल्स। बाईफेशियल टूल्स कहते हैं, यानी कि टू फेसेस, दोनों फेस में वर्क की हुई रहती है, और चॉपर्स हमारे सिंगल फेस हैं। तो ये डिफरेंस है ओल्ड वन टूल्स और एक्विलियन टूल्स में। तो ओल्ड वन टूल्स गेव वे टू द एक्विलियन टूल्स, बट दे को एग्जिस्टेड। ये आपको इसमें किसी भी तरह की ये नहीं होनी चाहिए कि कंफ्यूजन, कि ओल्ड वंस खत्म हो गई एक्विलियंस आ गई, तो नहीं, वे ओल्ड वंस भी, चॉपर्स भी साथ ही साथ यूज हो रहे थे। लेकिन धीरे धीरे साइज जो टूल्स की है वो धीरे धीरे छोटी हो रही थी, और मोर एंड मोर रिफाइंड टूल्स वर बिगेन टू बी developed. However, tools of older types were found in later phases as well. तो ये आपको ध्यान में रखना है कि रिफाइनमेंट हो रही थी, टूल की साइज कम हो रही थी, लेकिन जो हमारे पुराने टूल्स हैं वो साथ ही साथ को एग्जिस्ट कर रहे थे। ओल्ड टूल्स ऑफ ओल्डर टाइप्स वर फाउंड इन लेटर फेजेज एज वेल। ये बाद में भी हमें देखने को मिली, हमारे जो पुराने टूल्स थे तो वो साथ ही साथ को एग्जिस्ट कर रहे थे। पैलियोलिथिक को भी जो फ्लोरा एंड फाउना की एनालिसिस के बेसिस पे और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के बेसिस पे, चेंज इन टूल टाइप्स के बेसिस पे पैलियोलिथिक को भी तीन फेजेज में बांटा गया है, अर्ली या लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक की जो टाइम पीरियड है वो 2.5 मिलियन ईयर्स एगो से 10,000 बिफोर प्रेजेंट मानी जाती है, 2.5 मिलियन ईयर्स एगो से। तो जो ये जो डिवीजन है अर्ली अर्ली पैलियोलिथिक, मिडिल और लेटर पैलियोलिथिक में, तो अर्ली या लोअर पैलियोलिथिक की टाइम पीरियड है 2.5 मिलियन ईयर्स एगो से 1 लाख ईयर्स एगो। मिडिल पैलियोलिथिक की टाइम पीरियड मानी जाती है 1 लाख ईयर्स एगो से 40,000 ईयर्स एगो, या बिफोर प्रेजेंट।
एंड लेट या अपर पैलियोलिथिक इज 40,000 बिफोर प्रेजेंट से 10,000 बिफोर प्रेजेंट। कहीं कहीं आप देखेंगे यहाँ पे 12,000 भी आपको किसी किसी बुक में मिल जाएगी। सो ज़्यादा ये सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम पीरियड में चीज़ें बदली हैं। सो अपर पैलियोलिथिक की टाइम पीरियड आप 10,000 भी देखोगे और 12,000 भी देखोगे कहीं कहीं। सो ये टाइम पीरियड में पैलियोलिथिक को डिवाइड की गई है। बेसिस क्या थी इनके बीच डिवीजन की? तो कुछ बेसिस थे, जैसे कि टूल टाइप्स चेंज हो रहे थे, फिर सब्सिस्टेंस में भी कुछ चेंज हो रही थी, क्योंकि अगर टेम्परेचर धीरे धीरे जब गर्म हो रही थी तो सब्सिस्टेंस बेस भी इनकी इंक्रीज हो रही थी। और फिर अकॉर्डिंगली होमिनिड रिवॉल्यूशन भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे होमिनिड रिवॉल्यूशन भी हो रही थी, होमिनिड रिवॉल्यूशन हो रही थी। तो इन बेसिस को हम समझते हैं कि कैसे ये चीज़ें चेंज हो रही थी थ्रू आउट द पैलियोलिथिक एज। सो कैरेक्टरिस्टिक फीचर टाइम पीरियड लोअर पैलियोलिथिक। देखो, लोअर पैलियोलिथिक का मतलब क्या है कि अगर हम एक्सकेवेशन करते हैं तो हमें सबसे पहले ये लेयर मिलेगी, राइट। फिर इसके बाद कुछ एक ढक गई कुछ लेयर, और कुछ टाइम कुछ और एक्सकेवेशन डेप्थ के बाद हमें एक और लेयर मिलती है, और फिर एक डेप्थ के बाद हमें एक लेयर मिलती है। तो सबसे पहले जो हमें लेयर मिलेगी, यानी कि अर्थ के नीचे हम जा रहे हैं, तो सबसे पहली जो लेयर मिलेगी वो सबसे लास्ट में बसी होगी यहाँ पे, और सबसे नीचे जो लेयर मिलेगी वो सबसे पहले बसी होगी यहाँ पे। इसलिए लोअर को ही हम अर्ली भी कहते हैं, और अपर को हम लेट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी को। तो टाइम पीरियड, लोअर पैलियोलिथिक की टाइम पीरियड तो 2.5 मिलियन ईयर्स एगो से 1 लाख बिफोर प्रेजेंट। मिडिल पैलियोलिथिक की 1 लाख ईयर्स बिफोर प्रेजेंट से 40,000 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट। एंड अपर पैलियोलिथिक की टाइम पीरियड है 40,000 बिफोर प्रेजेंट से 10,000 बिफोर प्रेजेंट। होमिनिड इवोल्यूशन में सबसे पहले जो आपको देखने को मिली गई यहाँ पे लोअर पैलियोलिथिक में, होमो हैबिलिस एंड होमो इरेक्टस। मिडिल पैलियोलिथिक में नियंडरथल्स आ जाएंगे, नियंडरथल्स एंड होमो सैपियंस। और अपर पैलियोलिथिक में फिर एक और सब स्पीसीज ऑफ होमो सैपियंस विच आर होमो सैपियंस सैपियंस, मॉडर्न मैन। होमो सैपियंस वर वाइज मैन, होमो सैपियंस सैपियंस आर मॉडर्न मैन। सबसिस्टेंस, जो मेन मोड ऑफ सबसिस्टेंस है वो तो हंटिंग गैदरिंग ही रहेगी। हर पीरियड में हंटिंग गैदरिंग रहेगी, हंटिंग गैदरिंग ही मेन मोड ऑफ सबसिस्टेंस रहेगी। और अपर पैलियोलिथिक में भी हंटिंग गैदरिंग ही मेन मोड ऑफ सबसिस्टेंस रहेगी। लेकिन लोअर पैलियोलिथिक में इसके वेंजर्स थे, इसके वेंजिंग यानी कि जो डेड एनिमल्स को कलेक्ट करते थे, इसके वेंजिंग्स एंड लिटिल टेंडेंसी टू स्टोर फूड, नो स्टोरेज और लेस स्टोरेज। वहीं यहाँ पे जो बिग एनिमल्स को हंट करना शुरू कर देंगे, इसके वेंजिंग्स, बिग एनिमल्स हंटेड एंड फूड कलेक्शन, फूड स्टोरेज एंड कलेक्शन। एंड अपर एंड लेट पैलियोलिथिक में
अपर एंड लेट लेट पैलियोलिथिक में फिर हमारे जो बिग एनिमल्स के साथ साथ हमारे मिडिल साइज्ड एनिमल्स वर आल्सो स्टार्टेड बीइंग हंटेड एंड फूड कलेक्शन तो यहाँ भी होगी। और साथ ही साथ यहाँ पे जो अपर पैलियोलिथिक में है, अपर पैलियोलिथिक में फूड बेस विल इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पे फिर रूट्स सीड्स वगैरह भी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स भी यहाँ पे खाने खाए जाने लगे। यहाँ पे जो खान प्लांट्स प्रोडक्ट थे वो जनरली प्लांट रूट्स हुआ करते थे। तो ये सबसिस्टेंस बेस्ड थी। सब जो हाल मेजर जो मेन सबसिस्टेंस हंटिंग गैदरिंग है वो कंटिन्यू रही, लेकिन हल धीरे धीरे आप देखेंगे कि किस तरह से उनकी ट्रांजिशन हो रही है मोड ऑफ एक्वायरिंग फूड में, है ना। एक फूड को एक्वायर करने में किस तरह से ट्रांजिशन हो रही है। तो फूड को एक्वायर करने में अगर ट्रांजिशन हो रही है, क्लाइमेट अगर चेंज हो रही है, ह्यूमंस इवोल्यूशन इवॉल्व कर रहे हैं, तो टूल्स भी तो चेंज होंगे, क्योंकि टूल्स के बेसिस पे ही वो कुछ कर पाएंगे, कर रहे होंगे। तो चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या टूल टाइप्स में, तो लोअर पैलियोलिथिक में सबसे पहले तो आपने देखा था कि यहाँ पे आपको दो तरह के टूल्स मिले थे। एक तो ओल्डोवन टूल्स थे और दूसरे एक्यूलियन टूल्स थे। ओल्डोवन टूल्स में चॉपर्स आपको देखने को मिलेंगे, और एक्यूलियन टूल्स में यहाँ पे आपको हैंड एक्सेस एंड क्लीवर्स देखने को मिलेंगे। चॉपर्स किसी को चॉप करना, जैसे मान लो इन्होंने इनको मिली डेड एनिमल्स मिल गई, तो डेड एनिमल्स के जो मीट है उसको फिर चॉप करने के काम आएगी, चॉप करने के काम आएगी, काटने के काम आएगी, छोटे छोटे पीसेज में काटने के काम आएंगे। इसलिए यहाँ पे चॉपर्स आपको देखने को मिलेंगे। वहीं पे हैंड एक्सेस और क्लीवर्स आपको बाद के टूल्स हैं जो देखने को मिलती हैं। हैंड एक्स हो गई है और क्लीवर। क्लीवर्स क्लीवर्स क्लीव करना, यानी कि कहीं पे के चीरने फाड़ने के काम आती थी क्लीवर्स। जैसे मान लो स्किनिंग करनी है, नहीं स्किनिंग में तो फिर आप मिडिल पैलेयोलिथिक में आपको फ्लेक्स में ब्लेड्स ब्रेड्स वगैरह देखने को मिलती है। लेकिन अगर मान लो आपने डेड एनिमल्स को किसी को किल किया, हंट किया, तो उसके मीट को निकालने के लिए आपको यहाँ से चीरा लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, तभी आप अंदर से उसके मटेरियल्स को निकाल सकते हैं, खा सकते हैं। तो उसके लिए ये टूल्स ज़्यादा यूज होते थे। सो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट लोअर पैलियोलिथिक में चॉपर्स एंड हैंड एक्सेस एंड क्लीवर्स देखने को मिली है। मिडिल पैलियोलिथिक में एक फ्लेक इंडस्ट्री आ गई। फ्लेक इंडस्ट्री, फ्लेक इंडस्ट्री क्या होती है? तो अब एक छोटी सी बात यहाँ पे सुनना फिर से। देखो, टूल्स दो तरह के होते हैं, कोर टूल्स एंड फ्लेक टूल्स। कोर टूल्स और फ्लेक टूल्स, तो टूल्स बनते कैसे थे? पत्थर से पत्थर तोड़ करके। तो एक बड़ी पत्थर है, ठीक है, तो इस बड़े पत्थर को इसके ऊपर पत्थर से अटैक की जाती थी। जिस पत्थर से अटैक की जाती थी उसको कहते थे हैमर स्टोन। वो हैमरिंग के काम आती थी, हैमर स्टोन थी। तो हैमर स्टोन से जब इसको पीटा जाता था, तोड़ा जाता था, अटैक की प्रहार प्रहार किया जाता था, तो इससे जो है एक पार्ट अलग हो जाती थी।
तो मान लो ये पार्ट अलग हो गई और ये बड़ी पार्ट है। तो जो बड़ी पार्ट है वो बड़ी पार्ट कहलाई कोर। तो आप यहाँ पे देखोगे कि इसमें एक साइड जहाँ से टूटी हुई साइड है वहाँ पे थोड़ी रफ है और वहाँ पे थोड़े एजेस हमें देखने को मिलती है तोड़ने के बाद। तो ये हमारी जो काम आई ये थी हमारी चॉपर्स के रूप में काम आई। तो चॉपर्स जो थे वो पूरी तरह से कोर टूल्स ही थे। लेकिन हैंड एक्स वगैरह भी कोर टूल्स के ही पार्ट थे, क्योंकि इसी में अगर मैं इसी को अगर मान लो दोनों साइड से इधर से भी और पीछे वाले साइड से भी दोनों साइड से हमने वर्क कर लिया इसके ऊपर। तो दोनों साइड से अगर वर्क कर लिया तो ये बन गई हमारी हैंड एक्स और ये हमारी इक्विलियन टूल्स हैं। वहीं चॉपर में हम एक ही साइड से हमारी इस पे वर्क की हुई है। चॉपर्स में एक ही साइड से वर्क की हुई है। हैंड एक्स में दोनों साइड से वर्क की हुई है। ठीक है, तो ये हो गए कोर टूल्स। कोर टूल्स यानी कि जो बड़े पत्थर के टूल्स बन गए वो कोर टूल्स, जो मेन पत्थर हैं उसके टूल्स को हम कोर टूल्स कहते हैं। लेकिन जब इन प्रहार करने में, इनको बड़े पत्थरों को तोड़ने में, तो इसकी जो लेयर्स, कुछ लेयर्स निकल के आ जाती हैं, छोटे छोटे लेयर्स निकल के आ जाती हैं। तो इन छोटे लेयर्स को कहते हैं फ्लेक्स। यानी कि जो बड़ी पार्ट है पत्थर को तोड़ने के बाद, जो बड़ी पार्ट है वो है कोर, और जो छोटी पार्ट है वो है फ्लेक्स। स्मॉलर पार्ट्स आर कॉल्ड फ्लेक्स। स्मॉलर पार्ट्स आर कॉल्ड फ्लेक्स एंड लार्जर पार्ट इज कोर। तो फ्लेक्स के के ऊपर भी काफ़ी काम की गई, और आप देखेंगे मिडिल पैलियोलिथिक में एक फ्लेक इंडस्ट्री ही स्टेब्लिश हो गई। यानी कि छोटे छोटे जो पार्ट्स थे पत्थरों के, उन पे ही काम किया जाने लगा और नए टूल्स यहाँ से डेवलप होने लगे। पर एक बात और, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि मतलब यहाँ पे आपको एक बात आपको फिर सतर्क रहनी पड़ेगी कि फ्लेक टूल्स इंडस्ट्री के आने का ये मतलब नहीं है कि कोर टूल्स एग्जिस्टेंस में नहीं रहे। ओल्ड स्टोन टूल्स स्टिल कंटिन्यूड थ्रू आउट द न्योलिथिक। तो जो लोअर पैलियोलिथिक में है वो न्योलिथिक में भी आपको देखने को मिलेंगे टूल्स। लेकिन हाँ, उनकी उपयोगिता, जो यूटिलिटी है वो जरूर ही आपको कम मिलेगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी तरह से गायब हो जाएगी। फ्लेक इंडस्ट्री आई यानी कि फ्लेक टूल्स की इम्पोर्टेंस बढ़ गई। लेकिन कई ऐसे भी काम थे अभी भी जहाँ पे कोर टूल्स की, चॉपर्स की या हैंड एक्सेस की या क्लेवर्स की ज़रूरत पड़ती थी। तो कोर टूल्स पूरी तरह से एग्जिस्टेंस से बाहर नहीं चली गई थी, बल्कि उनकी उपयोगिता धीरे धीरे कम हो रही थी और मिडिल पैलियोलिथिक में फ्लेक टूल्स की इम्पोर्टेंस बढ़ रही थी। तो यहाँ पे फ्लेक इंडस्ट्रीज है। फ्लेक इंडस्ट्रीज यानी कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे ब्लेड्स, यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको बेरिंग्स, ब्लेड्स एंड बेरिंग्स। ये सभी फ्लेक टूल्स से, फ्लेक इंडस्ट्री, ये फ्लेक्स से बने हुए होते हैं, छोटे पार्ट से बने हुए होते हैं पत्थरों के। एक टेक्निक है यहाँ पे फ्लेक्स बनाने की जिसको कहते हैं लेवलॉइस टेक्नोलॉजी। लेवलॉइस टेक्नोलॉजी। और एक और है डिस्क्वाइड कोर टेक्नोलॉजी। तो ये लेवलॉइस टेक्नोलॉजी और डिस्क्वाइड कोर टेक्नोलॉजी कहीं अगर प्रीलिम्स में आ गई तो आप इसका ध्यान रखेंगे कि ये फ्लेक टूल्स बनाने के लिए ये टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी। अपर पैलियोलिथिक में इंक्रीजिंग नंबर ऑफ बेरिंग्स एंड ब्लेड्स इंक्रीज्ड। खास करके बेरिंग्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई। बेरिंग्स का मतलब होता है कि कहीं पे अब जमीन मिट्टी के अंदर खोदने के काम आती है बेरिंग्स। इस तरह की औजार आपने आप कहीं जरूर अपने घर में भी देखी होगी। अगर गार्डनिंग करते हैं तो इस तरह की औजार आपको जरूर देखने को मिली होगी। तो बड़ी जमीन खोदने के काम आती है। अब जमीन क्यों खोदेंगे?
या तो ज़मीन के अंदर जो छोटे-मोटे जानवर छिपे होते हैं उनको निकालने के लिए, या फिर सीड्स को लगाने के लिए, सीड्स लगाने के लिए। बट चूँकि यहाँ पे फूड प्रोडक्शन के हमारे पास एविडेंस नहीं है, किसी भी तरह की फूड प्रोडक्शन की एविडेंस नहीं है, तो ये हम मान के चल सकते हैं कि ये जो ज़मीन के अंदर छोटे-मोटे कुछ जानवर रह के रखे गए होंगे, या छिपाने के लिए, किसी चीज़ों को छुपाने के लिए भी काम आ सकती है, या ज़मीन के अंदर जो जैसे रोडेंट्स वगैरह होते हैं, तो उनको निकालने के, उनको फिर कंज्यूम करने के लिए, खाने के लिए, हंट करने के लिए ये शायद काम आते रहे होंगे। या हो सकता है कि उनके लिए कुछ ट्रैप्स सेट करने के भी काम आते रहे होंगे जानवरों के लिए। तो ये हम पूरी तरह से कह नहीं सकते कि किस पर्पस में इसकी यूज हुई थी बुरिन्स की। बट इंटरेस्टिंगली इन द अपर पैलियोलिथिक, in there we can see the increasing use of burins, but the most significant tools in the upper paleolithic is parallel side blades. Parallel side blades, ब्लेड्स के पैरेलल साइड ब्लेड्स, इस तरह के ब्लेड्स हमें देखने को मिली है। So it was the most you know important technical advancement of upper Paleolithic. तो ये उम्मीद है कि टेक्निकल डेवलपमेंट भी आपको टूल टाइप्स में किस तरह की चेंज आ रही थी, तो ये आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी ज़रूर हुई होगी। अगर अभी भी किसी तरह की डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं आपको अपने नंबर या ईमेल आईडी दे दूंगा, वहाँ पे हम आगे डिस्कशन कर सकते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर में। तो ये टेक्निकल डेवलपमेंट आपको थ्रू आउट द पैलियोलिथिक ये देखने को हमें मिलती है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज लाइफ वेज ऑफ पैलियोलिथिक पीपल, यानी पैलियोलिथिक पीपल कैसे रहते थे, क्या खाते थे, कैसे जीते थे, और क्या उनकी जो भी लीजर टाइम में वो क्या करते थे। तो लाइफ वेज उनकी कैसी थी, कि उनकी रिलीजियस बिलीव्स कैसी थी, कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे। तो पैलियोलिथिक पीपल को हम कैसे पहचानते हैं, उनके टूल्स की बेसिस पे पहचानते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंसेस लेफ्ट बिहाइंड बाय देम सच एज द फ्लोरा एंड फौना। बट अनलाइक यूरोप एंड अफ्रीका, इंडिया में जो होमिनिड रिमेन्स है उनकी एविडेंसेस ना के बराबर है, बहुत ही कम है। स्पेशली ऑब्वियसली लैक ऑफ एक्सप्लोरेशन हुई है और एक्सकेवेशन कम हुई है, लेकिन यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उसकी वजह से भी कई सारे एविडेंसेस नष्ट हो गए हैं। जैसे हम देखेंगे आगे चल कर के कि गंगेटिक वैली में हमें पैलियोलिथिक के बहुत ही कम एविडेंस मिली है। वो इसलिए क्योंकि गंगेटिक वैली आर रेगुलरली फ्लडेड बाय रिवर्स, और इसकी वजह से नए डिपोजिशन आते गए हैं, एलुवियल डिपॉजिट्स होते गए हैं, और जो हमारे एविडेंसेस अगर कहीं रहे भी होंगे अगर पहले, तो वो अब हमें नहीं मिलते हैं। वो तो उनकी हमें यहाँ पे होने की किसी भी तरह की साक्ष्य नहीं मिली है, एक्सेप्ट 1 और 2 साइट, जैसे कल्पी है उत्तर प्रदेश में। तो उसके अलावा हमें पैलियोलिथिक की कोई एविडेंस गंगेटिक वैली में नहीं मिली है देखने को। So Paleolithic people are identified by the tools they were using along with fossils of flora and fauna. Unlike Europe and Africa, hominid remains are very few in Indian subcontinent, especially due to lack of exploration and excavation. However, on the basis of tools they left behind, some inference can be made about their habitation, subsistence and other life wage. यानी कि होमिनिड रिमेन्स तो बहुत ही कम है ना, जैसे यूरोप और अफ्रीका में जो होमिनिड रिमेन्स हैं उसके बेसिस पे कई सारी चीज़ों के बारे में पता किया जा सकता है। इवोल्यूशन, होमिनिड इवोल्यूशन भी उनके रिमेन्स के बेसिस पे ही पता किया जा सका है। लेकिन इंडिया के केस में बहुत ही कम एविडेंसेज है। जैसे हाथनोरा को छोड़ दे या कुरनूल केव में देख, आंध्र प्रदेश के कुछ साइट्स को छोड़ दे, तो होमिनिड रिमेन्स तो हमें देखने को मिलती भी नहीं है। या मध्य प्रदेश में कुछ, जो हथनोरा मध्य प्रदेश में है, हाँ, तो मध्य प्रदेश के कुछ साइट्स को छोड़ करके,
तो होमिनिड इवोल्यूशन और महाराष्ट्र में कुछ साइट्स ऐसे हैं जहाँ पे होमिनिड रिमेन्स मिले हैं, बट उसके अलावा तो होमिनिड रिमेन्स मिले नहीं हमें। तो सिर्फ टूल्स के बेसिस पे ही हम पता कर सके हैं उनके बारे में, उनके एग्जिस्टेंस के बारे में, उनकी सबसिस्टेंस के बारे में, और ऑब्वियसली ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लोरा एंड फौना। सो टूल्स में कई तरह के फिर बाद में प्रोसेसिंग की जाती है, जैसे एक तरीका है कि माइक्रोवियर एनालिसिस। टूल्स की माइक्रोवियर एनालिसिस की जाती है। माइक्रोवियर एनालिसिस से क्या निकल के आता है? माइक्रोवियर एनालिसिस है जैसे इसमें जो कटिंग एज होती है टूल की, मान लो जैसे कि हमारी हैंड एक्स है, हैंड एक्स है, तो हैंड एक्स में जो ये कटिंग साइड है, तो कटिंग साइड को कहाँ कहाँ प्रहार की गई है उसके अकॉर्डिंगली मान लो इस पे प्लांट्स को काटी गई हो, या एनिमल्स को काटे गए हो, तो उसके बेसिस पे तो उसके उसके बेसिस पे यहाँ पे कुछ मार्क छूट जाते हैं इसके कटिंग साइड एजेस पे, कटिंग एजेस पे। तो उसके बेसिस पे हम ये पता कर सके हैं कि इससे क्या काटी गई थी, और मे बी वो अकॉर्डिंगली वो कंज्यूम कर रहे थे या क्या कर रहे थे। फाइनली बोन्स के बेसिस पे, एनिमल्स के बोन्स के बेसिस पे और जो फॉसिल्स हैं उनके बेसिस पे हम ये पता कर सके कि उसको डोमेस्टिकेट की जाती थी या हंट की जाती थी, किल की जाती थी, कि वो वाइल्ड एनिमल्स थे या डोमेस्टिक डोमेस्टिक एनिमल्स थे। तो ये सारी कुछ टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाती है, डीएनए एनालिसिस यूज़ की जाती है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुकी हैं, तो कई सारी चीज़ों का हम पता कर सके हैं। बट मेजरली टूल्स के बेसिस पे ही हम उनके हैबिटेशन साइट्स का पता कर सकें और भी अदर लाइफ वेज के बारे में पता कर सकें। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो एक काम करते हैं कि इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और जो आगे की डिस्कशन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। तो इससे कम अगर टाइम की वीडियो होती है तो फिर वो आप लोगों के लिए भी सुविधाजनक होती है, और बड़ी वीडियो में फिर मोटिवेशन धीरे धीरे डाउन भी होने लगती है। सो बेटर ये होगा कि इस वीडियो को यहाँ यहीं पे मैं सेशन को एंड करता हूँ, बट जल्द ही आपको अगले ही दिन ये इसकी नेक्स्ट पार्ट भी आपको मिल जाएगी। सो आप उसकी टेंशन बिल्कुल भी ना लें। ये वीडियो जो भी आगे जो लाइफ वेज है पैलियोलिथिक की, वो अब मैं आपको दिखा दूं कि आगे क्या क्या होने वाली है। तो यहाँ पे हम लोग साइट्स के बारे में पढ़ेंगे, साइट्स देख लेंगे पैलियोलिथिक के। ये फिजिकल मैप है, तो फिजिकल मैप यूज होती है ताकि आप देख सके कि जो वहाँ पे जहाँ जहाँ उनकी जो हैबिटेशन थी, जहाँ जहाँ वो सेटलमेंट थी, वहाँ की कंडीशंस आप देख सकते हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं, फिजिकल फीचर्स वहाँ के देख सकते हैं। सो साइट्स के बारे में हम पहले देखेंगे, इम्पोर्टेंट पैलियोलिथिक साइट्स। फिर सबसिस्टेंस क्या खाते थे, कैसे चेंज हो रही थी, हालांकि ये तो मैंने आपको बता ही दी ऑलरेडी, बट चलो एक बार फिर से इसको डिस्कस कर लेंगे तो आपको भी आसानी होगी समझने में। एंड देर आर सम हिस्टोरिकल डिबेट्स, तो ये दो तीन डिबेट्स हैं कि वो हंटिंग ज़्यादा करते थे या गैदर फूड कलेक्ट ज़्यादा करते थे, या क्या हंटिंग गैदरिंग एफिशिएंट मोड ऑफ सर्वाइवल थी, या क्या जो हंटिंग गैदरिंग करते थे क्या उनके पास क्या लीजर टाइम थी, या पूरी टाइम उनकी एग्जिस्टेंस सर्वाइवल में ही निकल जाते थे। तो ये सारे कुछ हिस्टोरिकल डिबेट हैं, छोटे छोटे डिबेट्स हैं, बट इम्पॉर्टेंट हैं आपकी समझ के लिए ही, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसको भी हम कल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस कर लेंगे। फिर इसके सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, कैसी थी उनके यहाँ की सोसाइटी, कल्चर, एंड देन फाइनली आर्ट एंड रिलीजियस बिलीफ्स। तो ये सारी चीज़ें लाइफ पेज हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे, आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो आपको जल्द ही मिलेगी, इनफैक्ट नेक्स्ट डे ही आपको मिल जाएगी। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और चूँकि अब ये प्री हिस्टोरिक टाइम्स या अर्ली जो एज है, स्टोन एज, वो स्टूडेंट्स के लिए मैंने भी जब अपनी तैयारी शुरू की थी तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे बोरिंग लगती थी, और इसको समझने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती थी। तो उम्मीद है कि एक बेहतर तरीके से मैं आपको यहाँ पे प्रेजेंट कर सका, समझा सका। और फिर भी अगर आपको कहीं पे किसी भी इशू में दिक्कत है अभी तक में, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और
वहाँ पे मैं आपको फर्दर तो अपनी नंबर या कोई टेलीग्राम चैनल भी है, मैं आपको वहाँ पे जोड़ करके वहाँ से हमारी डिस्कशन हो सकती है आगे की। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, समझ आई, इम्पोर्टेंट वीडियो लगी, तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड अदर एस्पिरेंट्स so that they can also get benefited from the lecture series free initiative. So thank you for watching. See you in the next video. Enjoy learning, and meanwhile subscribe to UPSC Chronicles.